बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ऑल द पीपल मस्ट जॉइन क्लास। इसकी तस्वीर लें। अजान का फ़ोन आया था कि मैसेज आया था कि सर उसकी मदर बीमार हैं, तो वो आज कहीं मसरूफ़ है। तो आप सब लोग जो है वो क्लास के लिए यहाँ इकट्ठे हों और उसके बाद ज्वाइन करें इसे। एक तस्वीर बना के इसकी अपलोड कीजिए। GAR भी एक तस्वीर बनाकर अपलोड करें। पब्लिक चॉइस आज का टॉपिक है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पब्लिक नेचर चॉइसेस क्या हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे अप्रोचेज हैं, कैसे सारी पब्लिक थ्योरी को इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और फिर उसके बाद हम इसके बेनिफिट्स और उसके जो कौन है यानी रिस्क वगैरह हैं वो सारे के सारे चेक करेंगे। कीवर्ड्स इसमें जो यूज़ होंगे वो पब्लिक चॉइस है, पब्लिक इंटरेस्ट है, इस तरह एक्टर्स और दीगर डिटेल सारी। रिक्वायर्ड स्किल जो होंगी वो टर्मिनोलॉजी से हमें अंडरस्टैंड करेंगे। टूल्स क्या हैं, ग्राफिकल एनालिसिस क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और ये लेक्चर हमारा तकरीबन 2-3 घंटे की बजाय मुख्तसर कर दिया गया है, तकरीबन 45 मिनट्स का एक और पीरियड्स के साथ। इसकी आउटलाइन क्या है, पब्लिक चॉइस, उसकी सारी डिटेल वोटिंग के बारे से हमने देखनी। व्हाट इज पब्लिक चॉइस? Public choice may be understood as a theory that deals with the examining the decision-making process on public affair as well as the practical application of the public choice procedure in the public sector. पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इससे मुराद ये होता है हुकूमत, अवाम, सरकार। और जब हम पब्लिक से चॉइस की बात करते हैं तो हुकूमत की जो तरजीहात हैं, अवाम की जो रिक्वायरमेंट है, सरकार ने कैसे रिएक्ट करना है, सरकार ने क्या एक्शन लेने हैं, गवर्नमेंट क्या सारी सूरत हाल कैसे क्रिएट होती है, वोटिंग के नतीजे में कैसे गवर्नमेंट जो है वो सारा अंजाम पाती है, किस तरह जो है वो वोटर्स पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करते हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं, इंटरेस्टिंग ग्रुप इसमें कौन कौन से होंगे, और ब्यूरोक्रेसी या जो सरकार के नौकर हैं जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले, इनकी सारी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर डिस्कस की जाएगी जॉब प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से। बात को आगे बढ़ाते हैं। पब्लिक चॉइस predominantly deal with the relationship between and based upon negotiation between individual participants. There are relationship between individual preferences and choices, private interest of public member in a given community as one factor and collective choices made by the government. पब्लिक चॉइसेस जो है वो गवर्नमेंट के एक्शन की बुनियाद पे बेस करेंगे, और कौन से एक्शन गवर्नमेंट लेती है जो पब्लिक इंटरेस्ट के होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो ये फील करें कि यार ये मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट जो है अगर पोलियो वैक्सीन लगाती है तो मैं समझता हूँ कि यार या एक स्टूडेंट समझता है कि उसके तो बच्चे नहीं हैं या उसका तो कोई इस तरह छोटा बहन भाई नहीं है, तो इस वैक्सीन का क्या फ़ायदा है। लेकिन हमने पब्लिक इंटरेस्ट में देखना है कि जो बहुत सारे घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन लगा कर दी जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो पोलियो की बीमारी से बच जाएंगे, लैमनेस
या और जो कि सूरत हाल के अंदर वायरस क्रिएट हो जाता है या जनरेट हो जाता है या पहले से मौजूद होता है, उसकी वो जो है ना जी, उसके लिए पेनीसी है, उसके लिए ये दवाई है, उसका ये तरियाक है, उसके ये इलाज है। अब गवर्नमेंट ने डिफरेंट रजीम में डिफरेंट एक्टिविटीज कैरी ऑन करनी है। एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो आपके पास पैसा होगा, ये तो उसकी प्रेफरेंसेस आपने ऐसी रखनी है कि आप ये नहीं समझेंगे कि सिर्फ मेरी जाति उसमें बेनिफिट हो या मेरी जाति फतह हो। जैसा कि हम कह देते हैं कि नहीं यार, कि भाई जी यहाँ पर तो हमने ब्लू ट्रेन ही बनानी है, ऑरेंज ट्रेन ही बनानी है, फलां ट्रेन ही बनानी है, तो ये सिर्फ लाहौर को डेवलपमेंट समझना है, ये इस तरह ये काम नहीं है। या हमने सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एरिया को तरक्की देनी है, या हमने सिर्फ फलां जगह मेट्रो बना के छोड़ देनी है, या हमने फलां जगह रेलवे लाइन बिछा के छोड़ देनी है, फलां जगह एयरपोर्ट बना देना है, या फलां जगह ये काम कर देना है, या यूनिवर्सिटी बनानी है। तो हमें ये देखना होगा यूनिवर्सिटी बनानी जरूरी है कि हॉस्पिटल बनाना जरूरी है। और ट्रेन से तकरीबन 400 अस्पताल पंजाब में बन सकते थे, उसकी जरूरत ना थी, लेकिन शोबाज साहब ने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी, उसने कोई बात समझी नहीं लोगों की। उसने कहा नहीं जी मेरे पास जाती पैसा, मैं जो मर्जी करता फिरूं। पब्लिक का जो पैसा है वो ये काम नहीं होगा। वहां पर आप देख सकते हैं कि अगर वो ऑरेंज ट्रेन ना बनती तो जितनी फिर पंजाब में यूनिवर्सिटीज हैं 100 के करीब, उन तमाम की फीस आप 12,000 कर देते सेमेस्टर की, कम कर देते, आप उनकी फंडिंग बढ़ा देते, आप वहाँ डिपार्टमेंट ज्यादा क्रिएट कर देते, आप मेडिकल कॉलेज ज्यादा बना देते, आप हॉस्पिटल ज्यादा बना देते, आप रोड ज्यादा बना देते। ऑरेंज ट्रेन की क्या जरूरत थी हमें? उसमें वो जो विरसा है हमारा, शालामार बाग और चुबुर्जी वगैरह, वो सारे भी उस धमक के नतीजे में प्रॉब्लम में आ गई है। उससे का क्या फायदा होगा हमें? उसका कोई फायदा नहीं। तो ये काम जो है इसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। मीडियन वोटर्स, अब वोटर्स की क्या सूरत हाल होती है, वोटर क्या करता है, वो कैसे देखता है सारे फिगर को, अब मैं आपके सामने लाता हूँ। इसमें जब हम मीडियम वोटर देखते हैं तो मीडियन वोटर है 1, 2 और 3। ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो आएगी, ये वाली जिसको हम गवर्नमेंट कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट तो आनी ही अब वोटर की वजह से है। तो इसके बाद ये मैंने आपके लिए एनोटेट किया है। तो गवर्नमेंट ने तो आना ही उसके नतीजे में, तो फिर जब पॉलिटिशियंस ने या गवर्नमेंट ने वजूद में आ जाना है वोटर के रिलेशनशिप के नतीजे में, तो फिर आपको इन चीज़ों की तरफ तवज्जो भी तो देनी है ना। तो मीडियन वोटर क्या सोचता है, क्या चॉइस है, क्या इंटरेस्ट है पब्लिक की, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, हम देखते हैं जनाब इस वक्त इस ग्राफ को। इस ग्राफ को मैं आपके लिए ज़रा हाईलाइट करता हूँ। इस ग्राफ को हम देखते हैं कि ये ग्राफ हमें क्या बताता है। एक फौरी तौर पे मैसेज करेंगे स्टूडेंट इमीडिएटली कम इन दी क्लास। अच्छा, एक बात क्लियर मैं कर दूं कि जिन लोगों ने क्लासेस पढ़े उनके नंबर भी ज़्यादा होंगे। ये नहीं होगा कि एक बच्चा क्लास में नहीं आता और वो बी ग्रेड ले जाए, वो बी से नीचे ही रहेगा, वो सी और डी में ही रहेगा। अगर एक बच्चा क्लास पढ़ता है हो सकता है वो बी और ए ही ले जाए, 44, 45, 48 नंबर ले जाए, लेकिन जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं पढ़ी उनके लिए फिर प्रॉब्लम रहनी है। बात को आगे बढ़ाते हैं, वोटर का चॉइस क्या है। ये हमारे पास वोटर है, वोटर नंबर 1, वोटर नंबर 2, वोटर नंबर 3। अब उसकी क्या सूरत हाल है जी? पर उसने परचेज करने पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स की प्राइस 1 हो सकती है, प्राइस 2 हो सकती है, प्राइस 3 हो सकती है, प्राइस 4 हो सकती है, प्राइस 5 हो सकती है। कितनी मार्केट में अवेलेबिलिटी है, ये उनकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी डिमांडेड की बुनियाद पे पहले की ये वोटर की चॉइस है, दूसरे की ये चॉइस है, तीसरे की ये चॉइस है, 3 वोटर तक लाया। और उसके बाद वो क्या चीजें परचेज कर रहा है? वो परचेज कर रहा है यूटिलिटीज, गैस, बिजली, पानी और उसके इस तरह की दूसरी जरूरियात जिंदगी। तो अब वो क्या चाहता है? वो चाहता ये है कि यार ये प्राइसेस जो हैं कम रहे और इनकी सप्लाई ज्यादा रहे। अब इसमें एक बात मेरे बच्चों बड़ी वाजह है, अगर हम बहुत ज्यादा चीजें बना देंगे तो हमारी तो बेसिक कॉस्ट नहीं कवर होगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली गिर जानी है। और अगर हम बहुत सारी चीजें नहीं बनाते या मार्केट में नहीं लाते तो उसके बाद डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, प्राइस बढ़ जानी है। तो एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आनी चाहिए। अब वोटर जो है वो मेरिट गुड्स पर, ये मेरिट गुड्स में पहले ही बता चुका हूँ आपको, इसके ऊपर लेक्चर बड़ा डिटेल हो चुका है, आपने डाउनलोड भी कर लिया था। आज उसकी सारी ये आगे कंटिन्यूड है। तो जो यूटिलिटी इंडेक्स है वो हमें बता रहा है कि वो कुछ इस लेवल के दौरान दौरान रहेगा 29। ये
ये यहाँ पर इस साइड पे हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइसेस को किया, तो हमारे पास लेवल जो प्राइस का है और क्वांटिटी का और डिमांड का और सप्लाई को कांस्टेंट रखते हुए ये सारी सूरतें अलग। बात को आगे बढ़ाते हैं। द फिगर शोज टू पॉलिटिकल पार्टीज दैट ऑफर डिफरेंट सिलेक्शन बास्केट्स। फर्स्ट वन ऑफर द क्वांटिटी, एक कीमतों का ये सेट ऑफर कर रही है कि भाई ये कीमत होगी, एक कीमतों का ये सेट ऑफर कर रही है, एक प्राइसेस का ये सेट ऑफर कर रही है। तो वोटर किसकी तरफ जाएगा, किसकी तरफ ये सूरत जाएगी, लोग किसकी तरफ जाएंगे? जैसा कि जो बाइडन और उसके बाद ट्रंप की हम देख रहे हैं वाला पॉलिटिकल फाइट। तो ट्रंप क्यों आ रहा है? ट्रंप अपनी पॉलिसीज की वजह से आ रहा है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट गेन नहीं कर सका। लोग इतने बेवकूफ नहीं होते, लोग इतने बेवकूफ नहीं होते कि वो आपकी बातों में सिर्फ आ जाएंगे। नवाज शरीफ के बारे में अब देखिए, उसकी बेटी कह रही है मेरे पास कई लोगों की ब्लू फिल्में हैं, नंगी फिल्में हैं। तो एक बाप सोच सकता है कि वो अपनी बेटी के पास इस तरह की चीजें रखवाएगा? कभी कोई बाप सोच सकता है? तो इसका मतलब है कि वो ये नहीं बता रही कि मेरे अब्बे ने ये काम किए थे, मेरे अब्बे ने मोटरवे बनाई, मेरे अब्बे ने फलां काम किए, मेरे अब्बे ने प्राइसेस को कंट्रोल कर रखा। वो नेगेटिव बात बता रही है मैं, वो मैं बिल्कुल नेगेटिव बात बता रही है कि हाँ अगर हमें आपने तंग किया तो हमारे पास ये चीजें हैं। यानी ये नहीं बता रही कि दिस आर दी गुड चॉइसेस ऑफ माय फादर। मेरी जो 40-50 साल पहले गवर्नमेंट है यहाँ पर रह कर गई है, उनमें ये बेहतरियां आई, उनमें ये अच्छा काम हुआ, उनमें ये सूरत बनी, उनमें इस तरह का हमारा वोटर हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं। वो नंगी फिल्मों का और गलत फिल्मों का जनाब हवाला देकर लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी है। हमारे खिलाफ आए, हमारे पास खिलाफ आए, तुम्हारे पास ये सब कुछ भी है, मेरे पास ये सब कुछ भी है, मेरे पास ये। यार क्या किस किस्म की बात, अहमकों वाली आप बात कर रहे हैं? मुल्क को बहरानों में डालने का टाइम है ये? नहीं। कल आपने देखा कि सऊदी सफीर मिला है वजीर आजम से, तो उसमें वजीर आजम की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। वजीर आजम ग्राउंड में बैठा हुआ था और सामने सऊदी सफीर आगे बैठ गया। कभी वजीर आजम औकता हट से खब्बे देख रहा है, कभी सज्जे देख रहा है, क्योंकि सऊदी ने अभी वहां से $1 बिलियन वापस लिए हैं। जब $1 बिलियन उन्होंने वापस लिए तो हमारे पास तो सारे का सारा पैसे बैठ गया, और 54 करोड़ रुपया की किस्त हमें बिजली महंगी करके IMF से लेनी पड़ी है। ₹2.5 बिजली का रेट हमें बढ़ाना पड़ा, 2-2.5 रुपए। तो इसकी जो सूरत हाल है कि अगर वो पैसा हमारे पास रहता है, तो उस वक्त सऊदी ने चूंकि हमारी हेल्प की, वो उसने दिया था लॉन्ग टर्म $1 अरब का। सऊदी ने क्या कर लेना है? वो तो ऐसे ही है जैसे आप जनाब एक बहुत बड़े खरबपति आदमी को कहें कि $1 वापस ले ले। सऊदी के लिए $1 अरब की इतनी कैसी है था? $1 अरब का तो उसका एक वक्त का बहरी जहाज जो है वो ऑयल लेकर निकलता है। तो इन चीज़ों की तरफ मेरी भाई तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने को ल्योर देंगी वोटर को कि हम आपकी क्वांटिटी बास्केट, आप हम कीमतें ये रखेंगे, हुकूमत में आके ये कीमतें रखेंगे। दूसरी कह रही नहीं हम लोग तो ये कीमतें रखेंगे, तीसरी कह रही हम ये कीमतें रखेंगे। तो फिर कौन सी कीमत फिजिबल है? फिजिबल है मीडियन प्राइस। कुछ वोटर इधर से इधर को अट्रैक्ट होके आ जाएंगे, कुछ वोटर इधर से इधर को अट्रैक्ट हो जाएंगे आ जाएंगे। ये मीडियन वोटर है, दरमियान वाले। मीडियन वोटर जो है वो दरमियान में हमें समय एवरेज में नजर आ रहे हैं। तो ये मीडियन वोटर जो है ये सारा कुछ तय करेंगे। वोटर डिमांड फॉर पॉलिटिकल प्रोग्राम क्या डिमांड करता है जी? दी अजम्पशन ऑफ कंप्लीटनेस। ये हम चाहते हैं कि वो सारी जो प्रेफरेंसेस है वो वाजे बता दे कि मैं ये करूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब जब दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा गवर्नमेंट जीत कर आए तो उन्होंने आते क्या काम किया? कुछ भी नहीं। तो उन्होंने प्राइसेस कम की नहीं। मुझे याद है यहाँ फैसलाबाद में बिजली जाने पे एहतजाज हुआ, जौलों में। ये एरिया है कोई शाहकोट से थोड़ा सा पहले, 10-12 किलोमीटर पहले जौलों में ये एहतजाज, जौहल पिंड कहलाता है। वहां पर बिजली गई और एलीट फोर्स ने वहां पर, अभी शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट लिए हुए 10 दिन ही हुए थे कि एलीट फोर्स जो थी वो लोगों के घरों में घुस गई। ये एंटी राइट फोर्स होती है जो आपने लगानी होती है जब बहुत ज्यादा तसादम हो रहा हो। तो एलीट फोर्स ने मार मार के लोगों को, औरतों को घरों से निकाल कर मारा। तो मैंने उसी दिन समझ लिया था कि ये एलीट फोर्स जो है इसे दंगों में यूज किया जाता है, आम लोग दिनों में इसे एलीट को यूज नहीं किया जाता।
अगर कोई बेवकूफ़ हुक्मरान एलीट को यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ये ज़ाहिर कर रहा है कि एलीट फोर्स जब आपने लगानी है जो दंगे कंट्रोल करती है, तो इसका मतलब है आप किसी हादसे को दावत दे रहे हैं। इसका मतलब कोई हादसा वहाँ आप चाहते हैं। और फिर आपने देखा कि यही एलीट फोर्स यूज़ की गई मॉडल टाउन के वाक़ये में, और मॉडल टाउन में उन्होंने 14-15 बंदे मार दिए। औरतें चीख रही थीं, हमला औरतें कि जनाब मेरे पेट में बच्चा है, मुझे मत मारो। लेकिन ये एलीट फोर्स के जो कमांडो थे ये मुँह पे गोलियाँ मार रहे थे, क्योंकि इनकी तरबियत होती है कि इन्होंने दहशतगर्दों से डील करना होता है। इनको अवाम के साथ नहीं लगाते, लेकिन वो आपने देखा वो हादसा किसके दौर में हुआ? वो शहबाज शरीफ के दौर में ही हुआ। वो हादसा शहबाज शरीफ के दौर में ही हुआ। तो इस तमाम चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वोटर जो चाहते हैं, वोटर का क्या डिमांड है कि जो भी प्रोग्राम हो वो कंप्लीट प्रेफरेंसेस के साथ हमारे सामने है। नंबर 2, assumption of transitivity. The voter is able to tell what of the preferences or she will hold as an option. क्या चॉइस आप रखेंगे? वोटर को बताया जाए कि आप पहले अपना मुकम्मल प्रोग्राम बताएं, फिर अपनी प्रेफरेंस बताएं कि आप किसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। नंबर 3 है दी असम्पशन चॉइस, ए वोटर चूज द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन। वोटर की अब जाहिर है कि पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो गया है वहां पर बल्तिस्तान में, और उसने जनाब इतनी रैलियां खिताब की, पागल हो गया वहां पर जाके, पता नहीं क्या क्या करता रहा। और यही हाल मरियम नवाज शरीफ का था कि मरियम नवाज गिलगित बिल्तिस्तान में ये पोजीशन है इस वक्त कि वहां हर दूसरा घर फौजी का है। तो फौज को गालियां जब आप निकालेंगे तो कौन वोट देगा आपको? जमानतें जब्त हो गई नून लीग की, एक सीट नहीं जीत सकी। इसी तरह बिलावल एक सीट नहीं जीत सका, वो भी एक दो जो तशी थे उन्होंने को वोट दे दिया, अदरवाइज 4-5 वोट से वो जीता और उसके बाद वो फिर हार गया। ये छोटे छोटे लौंडे जो हैं इनको मैंने दुबई में देखा है, इनकी वहां पर क्या सूरत हाल है, इनकी वहां टगे की इज्जत नहीं, दुबई में टगे की इज्जत नहीं। तो ये यहाँ पर हुक्मरानी के ख्वाब देखकर आ रहे हैं। तो जब ये हुक्मरानी के ख्वाब देखकर आएंगे तो भाई हम लोग बेड़े तो नहीं है कि आप हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए आ जाएंगे। मैंने एक बंदे को कहा यार तुम जरदारी हो, उसने मेरा गिरेबान पकड़ने की कोशिश की। आप किसी को कहते हैं आप नवाज शरीफ है, ये जरदारी है, तो आपका गिरेबान पकड़ के आपको 2 थप्पड़ मारेगा। तो मुझे चोर समझते हो? किसी बंदे को आप कहते हो जरदारिया, तो इसका मतलब है कि वो रस्सागीर है, चोर है, डाकू है। जब आपकी रेपुटेशन मुल्क के अंदर ये होगी तो वोटर आपकी तरफ किस तरफ किस काम के लिए आएगा? दी रैशनल इग्नोरिंग ऑफ इलेक्शन अटेंडेंस। अब आपने ये देखना है कि कितने को लोग जो है वो आपके इलेक्शन की सूरत हाल के अंदर आते हैं, कितने वोटर को आप अट्रैक्ट करके ले आते हैं। आपने देखा कि इस वक्त पूरे मुल्क में कोरोना फैला हुआ है बहुत ज्यादा। मैं सब बच्चों को यही कहूंगा कि भाई किसी सूरत बाहर ना निकलें। यूनिवर्सिटी में जो छुट्टियां हुई हैं तो आपको तकलीफ है, आपने बाहर जाके करना क्या है? जब यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा इदारा जहां से आपका मेरा इंटर लिंक है, वो सारे का सारा मैं कह रहा अपने घर से क्लासे पढ़ाओ, मैं बीमार हो गया तो 1 महीना मेरा बुरा हाल रहा। मेरे पास एक रात ऐसी थी, अल्लाह बुरे वक्त से बचाया, कि सांस बंद होने लगा था, तो वो खांसी की वजह से फिर मैंने 1 महीना अपने आप को सेपरेट कर लिया, आइसोलेट कर लिया, और उसके बाद आराम आया। तो अब जब तक आप इस चीज की केयर ही नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे होगा? इन्हीं वोटर को जो आप नारे पाकिस्तान में बुला रहे हैं कि भाई शदीद सर्दी है, टेम्परेचर वहां पर तकरीबन 3 है, और वहां पर बुला के आप कोरोना फैलाने के लिए खुद आप स्टेज पे बैठे चाय पी रहे हैं, पीडीएम वाले, पद्म वाले, और उसके बाद नीचे जो है वो सारे के सारे लोगों को आप बुला के तो जलील और रुसवा करें। कौन आएगा आपके जलसे में? अगर एक बंदे को ये पता चल जाए कि यार ये पीडीएम का जलसा है, या नवाज शरीफ का जलसा है, या वजीर आजम का जलसा है, और यार ये जलसा जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, बीमारी फैल जाएगी, तो बीमारी फैलने में क्या सूरत हाल होगी? उस बंदे ने मरना है ना, किसी का क्या जाना है? तो ये रैशनल जो है इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का बड़ा अहम रोल है। शहबाज शरीफ ने कल उनके पास FIA वाले वहां गए हैं तहकीकत कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा जनाब कि उन्होंने कहा कि भाई तुमने अपने मुलाजमीन से जो था क्या उनके साथ उनके अकाउंट से 25 अरब रुपया तुम्हें ट्रांसफर हुआ है। ब्यूरोक्रेटिक की एक्यूरेसी के आज 2 बड़े किंग्स पकड़े हुए उन्होंने। 3, एक जनाब वो अहद चीमा, दूसरा जो है वो फवाद हसन फवाद। फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ का PA था, और वो CSP जो था भी नहीं था, बाद में प्रमोट उसे करके तो जनाब फवाद हसन फवाद को लगाया गया था। तो वो फवाद हसन फवाद और ये दोनों आजकल पकड़े हुए हैं नजायज एसेट के बनाने में।
इन्होंने कहा था कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी शहबाज शरीफ के कहने पे जो बदयांती करें कभी काबू आ जाएंगे। नहीं, मैं चनाब क्लब गया वोट डालने के लिए, तो मैंने वहां पर देखा एक बंदा कद्दूसा बैठा हुआ, और उसके बाद जनाब वो कद्दूसा बंदा असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ बैठा हुआ, और उसने किसी कुर्सी पे वोट डालने के लिए मैं गया, तो वो कुर्सी के ऊपर बैठा और मेज के ऊपर उसने दोनों बूट और टांगे रखी हुई लोगों की तरफ करती, दोनों बूट और दोनों टांगे। जो बंदा कैमरे में एंटर होता उसे वो असिस्टेंट कमिश्नर के पैर नजर आते। खैर मैं भी एंटर हुआ तो मैंने अपना वोट डालना था, मैंने वो पर्ची ली, तो ये आगे ना अपनी कोई मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा था। और उसके बाद मैंने उसी वक्त पूछा ये कौन है, उसने कहा जी ये सर फैसलाबाद का असिस्टेंट कमिश्नर है अहद चीमा। तो मैंने फौरी भांप लिया कि यार जो बंदा सीट के काबिल नहीं, कुर्सी से टांगे मेज के ऊपर रख के बैठा हुआ है और ब्राउन कलर के जूते इसका आईना दिखा रहे हैं हर आने वाले को, तो इसको तो इज्जत ही नहीं है। तकबर इस हद तक, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर आपने देखा कि उसका अंजाम कुत्ते वाला हो रहा है आजकल रोज, उसकी वहां पर सूरत हाल कैफियत आपके सामने है। अब ब्यूरोक्रेसी का रवैया भी हमने देखना है कि अवाम की तरफ कैसा है। ब्यूरोक्रेसी चाहती है जनाब के डेमोक्रेटिक्स आए और उसके बाद बेनिफिट हो। अब ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपना रवैया कैसे जाहिर करती है, वो डेमोन्स्ट्रेशन उनका जो बिहेवियर है वो कैसे सामने आता है, उसको भी यहाँ ग्राफ की शक्ल में देखती है। अच्छा जी, अगर ब्यूरो पोजीशन ये होगी, हमारे पास पब्लिक चॉइस गुड्स की ये वाली क्वांटिटी है और ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कॉस्टिंग है, तो ये वाला हमारा इक्विलिब्रियम होगा सी पॉइंट। सी पॉइंट में हम देखते हैं कि इस इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि चीजें इतनी अवेलेबल हों और कॉस्ट वो रखी जाए, ये क्वांटिटी अवेलेबल ऑप्शन और ये प्राइस उसकी इतनी हो कि लोगों को कोई प्रॉब्लम खरीदारी में ना आए। कुछ महीने पहले आटे का बहरान था। अब मैं खुद सड़कों पे घूमता फिरता हूँ या गाड़ी में उस पे जाता हूँ किसी जगह चीज परचेज करने, तो मैं देखता हूँ वहाँ बाहर स्टोर्स के रखी हुई है कि आटे का थैला 430 रुपए 10 किलो, आटे का थैला 86,860 रुपए 20 किलो, तो 43 रुपए किलो आटे का थैला मार्केट में खुद मौजूद है। ये मैं देख के आता हूँ। अगर आप क्वांटिटी ये रखेंगे तो आपका जीरो प्राइसिंग है, अगर आप क्वांटिटी ये रखेंगे तो आपकी ये प्राइसिंग है, अगर आप क्वांटिटी ये रखेंगे तो क्वांटिटी बढ़ा दें तो ये सूरत हाल है। और जो जो क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो फिर सारा कीमत तो गिरनी गिरनी है। आलू की कीमत 2 रुपए से कभी ज्यादा नहीं थी, 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, और अब ये 100 से वापस आया है। इंटरेस्ट ग्रुप इन पब्लिक चॉइसेस, इंटरेस्ट ग्रुप कौन कौन से हैं? इंटरेस्टेड ग्रुप्स वो होते हैं जिनकी लॉबिंग ये हमारे पाकिस्तान में इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितने यूरोप या अमेरिका वगैरह में इफेक्टिव हैं। तो ये लॉबिंग क्रिएट करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने फर्म्स हासिल की हैं और वो अमेरिका में पाकिस्तान की सपोर्ट कर रही हैं, या जिस तरह इंडियन लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, या जैसा कि इंडियंस पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं अपनी गवर्नमेंट से, राह से और दूसरी लोगों से, और उसके बाद लेने के बाद वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एनजीओ उनकी काम करती हैं। तो उनकी एनजीओ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ काम करती हैं। सब लोग क्लास में मौजूद है ना? क्यों भाई, सारे लोग क्लास में मौजूद जी हैं? सर। ठीक है, कम बैक। जी अब सर। जनाब ये इंटरेस्टेड ग्रुप हमारे यहाँ इंटरेस्टेड ग्रुप कौन है? मौलाना। मौलाना साहब जो है वो मजहब कार्ड खेलने से बाज नहीं आ रहे। एक बड़े आलमी दीन के बेटे हैं। मुफ्ती मुमता जो थे मुफ्ती मोहतरम महमूद साहब, उनकी खैबर केपीके में बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है। उनकी भुट्टो भी बहुत इज्जत करता था, जेड भुट्टो। हालांकि दोनों दुश्मन थे, से सियासी रीत थे। तो जब ये अहमदी कम्युनिटी को इन्होंने अकलियत करार देना था, तो उस वक्त क्या सूरत हाल बनी कि 1973 के आइन के लिए एक अमेंडमेंट होनी थी। इस अमेंडमेंट के लिए मुफ्ती महमूद साहब को कमेटी का सरबराह बनाया गया। जब सरबराह बनाया गया तो मुफ्ती महमूद साहब ने दिन रातें जाग जाग के तो वो रेफरेंस इकट्ठे किए गए, वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को बुलाया गया, उनका मुनाजरा हुआ। वो खैर एनीवे उनको जनाब जो तरमीम थी वली खान के वालिद गफार खान के पास वो लेकर गए हुए मुफ्ती महमूद साहब। हालांकि दोनों बहुत हरीफ हैं,
दोनों एक दूसरे के ज़माने कत्लो गारत भी थी, वहाँ पर सियासी हरीफ हैं। तो मुफ्ती महमूद जब खुद ये लेकर गए तो वली खान ने सिर्फ इतना पूछा कि ये शराइत कैसी हैं? उन्होंने कहा जी ये फ़लाँ कम्युनिटी के लिए हैं और 1973 के लिए आइन में इस्लामी दफ़ात हमने ऐड करनी है और 1973 का जो आइन है वो बनाना है। तो मुफ्ती महमूद ने जब वो दफ़ात पेश की तो वली खान से उन्होंने कहा कि पढ़ लो। उसने कहा मौलाना, ये बात बड़ी फ़िक्र अंगेज़ है। उसने कहा मौलाना आप आलिम दीन हैं। मुफ्ती महमूद साहब मुझे सिर्फ ये बताइए कि दस्तखत कहाँ करने हैं? कितनी इज्जत थी मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की। तो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब उन्होंने बताया कि यहाँ सिग्नेचर करें। खैर वो वोटिंग भी हुई, फिर उसके बाद 1973 के आइन में इस्लामी दफात शामिल हो गई। इतनी रिस्पेक्ट है उस आलम दीन का बेटा जो है, वो जब इस तरह की हरकतें करेगा जो हम सारे मार्केट में देखते हैं कि भाई वो अपना क्या कर रहा है वो जनाब, वो आपके सामने ही सारी हरकतें। खैर हम किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते, हमने तो सिर्फ ये देखना है कि ये ग्रुप जो बन गया है ये इंटरेस्टिंग ग्रुप नहीं है, ये प्रेशर ग्रुप है। वो हर एक के साथ मजहब का कार्ड खेलता है, आपने उसका कहना नहीं माना काफर। तो ये नहीं हम अफोर्ड कर सकते इस मुल्क के अंदर कि यार आप किसी को काफिर करार दें। हर बंदा पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी होने का मतलब है कि सिख भी पाकिस्तानी है। युवराज सिंह का अब्बा परसों चौथ तकरीर कर रहे थे इंडिया में कि हमें कायदे आजम ने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसका कहना नहीं माना। अब हम पछता रहे हैं इंडिया के साथ रहकर। तो इसमें ये सूरत हाल है कि आप अकलीतें हिंदू क्रिश्चियन, मैं जिस गली में पहले रहता था वहां पर कुछ क्रिश्चियंस के भी आगे जाके घर थे, तो कभी ये फर्क नहीं हुआ कि भाई ये ईसाई हैं और हम लोग मुसलमान हैं। उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते थे, मोहल्ले के बच्चे पढ़ते थे। तो कोई फर्क नहीं है। मैं ये नहीं कहता था कि यार है मकान सही है तो नहीं यार नाल खड़े नहीं होते या ये क्रिश्चियन बाहर क्यों बैठा है। नहीं, इस तरह की कैफियत नहीं। हिंदू जो है वो इंतहा पसंद है, पाकिस्तानी नहीं है। तो ये इंटरेस्टिंग ग्रुप जो हमारे होंगे, इन ग्रुप्स में सपोर्टिंग ग्रुप हैं, प्रोटेक्टिव ग्रुप्स हैं, उसके बाद आपने इनको प्रॉपरली यूज करना है। Possible ways to include utilization information and expert activity। इनकी एक्सपर्ट एक्टिविटीज जो हैं, एक्सपर्टाइज उनको देखा जाए, उन्हें यूज़ किया जाए। टाइम कम है इसलिए थोड़ा मैं मुख्तसर करके आ जाता हूँ। पोलिटिकल एक्टिव को पर्सन को यहाँ एक्टिव किया जाए, इकोनॉमिक पावर को यूज़ किया जाए, वायलेंट एक्टिविटीज़ जो है उन्हें ख़त्म किया जाए, लॉ सूट जो है इस तरह के कानून बनाए जाएं कि उनके ऊपर सख्ती के साथ अमल दरामद जिन्हें चैलेंज करने की कोशिश करे उनको सख्त जो है वो मैसेज दिया जाए, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। वोटिंग रूल इन पब्लिक चॉइसेस। अब पब्लिक चॉइसेस की क्या सूरत हाल है? हम इस सारे पब्लिक चॉइस को किस तरह देखते हैं कि दो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज हैं या तीन है या चार हैं या पांच हैं, वो अपने अपने वोटर्स को अपना इकोनॉमिक प्लान देती हैं, हम आके ये काम करेंगे। तो उस प्लान को आपने कैसे यूज करना है, उस प्लान को आपने कैसे देखना है, वो सारी की सारी डिस्कशन यहाँ पर की जाएगी। परेटो ऑप्टिमम कर्व जो है वो हमें बता रही है कि मार्केट किस तरह फेल होती है, कैसे उसका फेलियर होगा, कैसे उसकी सारी कैफियत होगी। एक दो इसकी तस्वीरें लेकर अपलोड करें स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। अच्छा जी, अब इसमें हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे पास यूटिलिटी ग्रुप्स हैं और एक तरफ यूटिलिटी ग्रुप भी है। उन दोनों के जो इकोनॉमिक हैं एटीट्यूड, उनको यहाँ इस ग्राफ में ड्रा किया गया है, प्रोडक्शन के वाले से भी सप्लाई के वाले से भी। फिर उसके बाद इस ग्राफ को जब हमने मैचअप किया तो यूटिलिटी ऑफ ए ग्रुप और यूटिलिटी ऑफ बी ग्रुप दोनों हमारे सामने हैं। अब इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो पब्लिक चॉइसेस हैं ये किस तरह हमारे लिए एक काम करेंगे। नंबर वन, या आप डेमोक्रेसी चाहते हैं? नहीं, आप तो डिक्टेटरशिप चाहते हैं। डिक्टेटरशिप मिलिट्री गवर्नमेंट होती है या एक बंदा कंट्रोल करता है, बाकी लोग उसके सारे सामने। तो फिर डेमोक्रेसी है जिसको हम मेजोरिटी रूल कहते हैं, जो भी बंदा इलेक्शन जीता है वो आए। अब जितनी भी हमारी पोजीशन इस वक्त सारी वो काम कर रही है और मीडिया उन्हें कवरेज दे रहा है। मीडिया तो चाहता है कि यही काम हो, हर वक्त लगा रहे कि गवर्नमेंट जो है वीक हो, लेकिन गवर्नमेंट के पैर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसे आर्म फोर्सेस की और उसके बाद आम लोगों की हमायत हासिल है। किसी भी तरह आप गवर्नमेंट को नहीं निकाल सकते। अब आपने देखा कि चाहे प्रेशर ग्रुप्स कह रहे हैं नहीं जी वजीर आजम से इस्तीफा छीन के लेंगे, छितर मार के निकालेंगे, ये करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है यार?
आप मार्केट में जाइए, आप अपने वहां वोटिंग करवाइए, नो कॉन्फिडेंस मूव लाइए, और उसके बाद आपको मुंह की खानी पड़े। ये एक बंदा जो हम इस्तीफे देंगे, हम फलाम करेंगे, एजेंडा क्या है कि हमारी करप्शन बचाई जाए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे सरेंडर ना करे। अगर गवर्नमेंट सरेंडर कर देगी, फिर आगे डिक्टेटरशिप के फीचर हैं, फिर आगे कंसेंसस के फीचर्स हैं कैसे, फिर उसके बाद आगे जनाब मेजोरिटी रूल के फीचर्स हैं। मेजोरिटी रूल जो होता है, जिसको जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, कुछ सीटें फर्ज की हमारी असेंबली में 348 सीटें हैं, ये फर्ज कर लेते हैं, मैं एक राउंड फिगर लेता हूँ, 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से जिसके पास 51 होगी वो मेजोरिटी होगी। इस सारे लेक्चर को आपने देखना है, इसे सुनना है, इसे लिखना है, और मेरे पास आपने अपलोड कर देना है 4 बजे तक, 4 o'clock तक, 4 बजे तक इसको अपलोड कर दीजिए। अब जो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं देता, तो ये अपलोड कर दीजिए मेरे पास। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब ऐसा अपना कोई लड़का और लड़की जो है वो तस्वीर दोबारा खींची हाजिरी की, और अटेंडेंस मुझे कल वाली भी भेजें, आज वाली भी भेजें, तरतीब से लिखकर भेजा करो।